नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं लगातार 3 साल से अपने भाई की जो मौत हुई है, जो बिल्कुल एक मानसिक प्रताड़ना थी, भ्रष्टाचारी अधिकारी गोमाराम एडिशनल रजिस्ट्रार जोधपुर सहकारी समितियाँ, धन सिंह देओल एडिशनल रजिस्ट्रार जोधपुर सहकारी समितियाँ, इनके कारण मेरे भाई को इलीगली नियम विरुद्ध बिना अनुसंधान के गलत सिद्धांतों के आधार पर नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट की जांच में 40,54,000 वसूली लगाकर उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया और जिसके तहत वे मानसिक प्रताड़ना से उनके देहांत हो गया। और मैं जैसे एक भाई अपनी बहन को राखी पर एक तोहफा देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा और हमेशा उसका साथ निभाएगा, वैसे ही आज एक बहन लगातार अपने भाई के लिए एक युद्ध लड़ रही है इन बेईमान मक्कारों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। मुझे लेटेस्ट अभी किसी ने कहा कि क्या मैडम आज 3 साल से आप ये फाइट कर रहे हैं, आपकी किसी एमएलए एमपी या किसी मिनिस्टर से पहचान नहीं है? तो मैंने उनको यही कहा कि मेरी पहचान देश के 140 करोड़ लोगों से है। मेरी जो अप्रोच है देश के 140 करोड़ लोगों से है, तो मुझे किसी एमएलए एमपीज़ की पहचान की आवश्यकता नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश की जनता मेरा पूरा साथ देगी। मेरा वीडियो अधिक से अधिक शेयर करके सरकार तक मेरे परिवार के साथ जो इन्होंने अन्याय किया है और लगातार करते आ रहे हैं उसकी बात उनके कानों तक पहुंचाएगी। मैं ये मानती हूँ कि हम ये लड़ाई कोर्ट के थ्रू भी हम लड़ सकते हैं और लड़ भी रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुकी कि हमारा एक केस लग चुका और एक केस लगने वाला है, तो हम लगातार सारे केसेस भी लगाएंगे इनके खिलाफ़ और बाकायदा कोर्ट से लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन कोर्ट की लड़ाई बाकायदा कोर्ट में बहुत लंबी भी चलेगी और हम जीतेंगे भी, 100% जीतेंगे। लेकिन मेरा अब जैसे जैसे मैं इस बैंक के बारे में जान रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इस बैंक की सच्चाई, यहाँ के अधिकारियों की सच्चाई, यहाँ के भ्रष्टाचार की सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। मैंने इस बैंक को आज एक नया नाम दिया है, छोटा कश्मीर। जैसे कि भारत में कश्मीर एक अलग ही अभिन्न अंग बना हुआ था, जिसे कहा जाता है कि भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन वो खुद ही एक भिन्न अंग बना हुआ था, जिसके अपने रूल थे, अपने सोच, अपने विचार, अपने सिद्धांत, अपने नियम उन्होंने बना रखे थे। यानी भारत से सारा पैसा जा रहा है, वहाँ के लोग उससे पल पोस रहे हैं, लेकिन उनकी अपने ही एक नियम चल रहे थे। उन्होंने पूरा अपना ही वहाँ के कुछ गिनती के लोगों ने अपना पूरा एक अलग ही कश्मीर बसा रखा था और अपने नियम सिद्धांत चलाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने 70 साल की इस जो बेड़ियाँ उसको तोड़ दिया और उस कश्मीर को हमारे देश का अभिन्न अंग बनाया। वैसे ही राजस्थान के पाली ज़िले की जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो वास्तव में एक छोटा कश्मीर है। नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये बैंक किसी भी सहकारी नियम या किसी राजस्थान सरकार के नियमों को मानती नहीं है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी वही काम करते हैं जो उन्हें सूटेबल लगता है और जो वो पैसा लेकर, धन लेकर, भ्रष्टाचार करके वो कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकांश जो एमडी होते हैं वे अगर जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें उतनी ही तेज़ी से प्रमोशन मिलता है। अगर कोई एमडी अपना रिकॉर्ड देखता है कि उसने अच्छा भ्रष्टाचार किया है तो उसे तुरंत प्रभाव से एडिशनल रजिस्ट्रार बनाते जाता है, और एडिशनल रजिस्ट्रार बनने के बाद वो और अधिक भ्रष्टाचार करता है तो उसे रजिस्ट्रार अपने पास बुला लेते हैं कि भाई ये बिल्कुल योग्य पर्सन है और इसे हमारे पास आकर बैठना चाहिए। ये मैं खुल के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रजिस्ट्रार महोदय के पास 3 साल से हमारे पत्र जा रहे हैं और बाकायदा उन्हें भी पता है, क्योंकि हम एडिशनल बाकायदा हम रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर कई चक्कर काट चुके हैं और हमने वहाँ जाकर धन सिंह देओल जो जांच अधिकारी था उससे मिले हैं और ओम प्रकाश जी पारिक से मिले हैं, जिन्होंने बाकायदा ये बात स्पष्ट करी है कि आपके भाई पे जो वसूली लगाई है वो बिल्कुल इलीगल है, गलत तरीके से लगाई है। लेकिन अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी या कोई आपकी इसमें हेल्प करेगा। तो ये उनका कहने का मतलब यही था कि जब शिकंजे में एक बार शिकार फंस गया तो या तो आप उसी समय रिश्वत देके छूट जाते। अगर आप रिश्वत देके नहीं छूटे हैं तो अब आप शिकंजे में फंसे रहिए, चाहे आपका परिवार कितना भी तकलीफ में हो, कुछ भी हो, लेकिन या तो आप कोर्ट से छूटेंगे और नहीं तो आप अपनी अप्रोच किसी ऐसे व्यक्ति तक बनाइए जो आपसे रिश्वत लेकर और आपको रिलीफ दे सके। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भ्रष्टाचार का साथ कभी दूंगी और ना ही मेरे परिवार को देने दूंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भ्रष्ट अधिकारियों को मनोबल तभी मिलता है जब हम उनके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। मैं बार बार ये कहूँगी कि इस बैंक में हमेशा नियम तोड़े गए हैं बाकायदा। मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और आज एक उदाहरण और देने जा रही हूँ कि श्रीमान मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे को, श्रीमान सुनील त्रिवेदी को, श्रीमान दिनेश जैन को, तीनों को सरकारी प्रतिभूति निवेश मामले में इन्वेस्टमेंट नहीं करने के बाबत ये सभी कमेटी के मेंबर थे और इन्हें चार्जशीट मिली।
जिसमें मैं आपको बता दूं कि दिनेश जैन के सेवानिवृत्ति में कोई भी तरह का एलिगेशन नहीं लगाया गया। उसमें उनके ऊपर कोई भी चार्जशीट उनके ऊपर पेंडिंग नहीं थी। जब सुनील त्रिवेदी रिटायर हुए तो उनको भी कोई चार्जशीट नहीं दी गई थी, पर उनको आफ्टर रिटायरमेंट चार्जशीट दी। यानी आफ्टर रिटायरमेंट बाकायदा, मतलब कि आप ये देखिए, ये जांच करवा रहे हैं कर्मचारियों की, ये उनको चार्जशीट दे रहे हैं। तो ये मतलब कि आप ये देखिए, राजस्थान सरकार के जो नियम हैं उनको ये कहाँ तक फॉलो करें, या आप मेरे वीडियो में सुन के बताना कि दिनेश जैन के सेवानिवृत्ति जो आदेश है उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सरकारी प्रतिनिधि मामले में दोषी हैं या उन पर कोई चार्जशीट उन पेंडिंग है। कोर्ट में एमडी भवानी सिंह कविया ने ये लिख के दिया है कि सरकारी प्रतिभूति निवेश मामले में कोई भी मेरा कर्मचारी दोषी नहीं है। यानी रिजर्व बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक एक केस चल रहा है सरकारी प्रतिभूति निवेश मामले में। पैसा इन्वेस्ट नहीं करने बाबत रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ जो राशि थी उस पर उन पर करोड़ों की पेनल्टी लगाई है, जिसके बाबत पूर्व एमडी ने लिख के दे दिया कोर्ट में, और बाकायदा केस पेंडिंग है, चल रहा है। उसके बावजूद यानी ये देखिए कि बैंक के कर्मचारी बैंक को ही फंसाने के लिए कितना बड़ा एक जाल बुनते हैं। ये मैं बैंक को ही फंसाने वाली बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बैंक फंसाने वाली बात नहीं है, यहाँ है रिश्वत की बात। यहाँ है अपना वर्चस्व बनाकर और लोगों को परेशान करने की बात। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे जाने दिया जाए दिनेश जैन को, तो उन्होंने उन पर एक जांच लगा बैठा दी कि नहीं, ये रिटायर हो गए, लेकिन इनको चार्जशीट दे दी जाए कि भाई इन्होंने जो सरकारी प्रतिनिधि निवेश मामला है उसमें इन्होंने निवेश नहीं किया, टाइम पे निवेश नहीं किया, जबकि वो व्यक्ति अपने खुद के अधिकारों का उपयोग करके सरकारी प्रतिनिधि निवेश में अपने जो बैंक की राशि वो नहीं कर सकता था। बाकायदा संचालक मंडल एमडी की परमिशन उनके प्रस्ताव के आधार पर ही कर सकता था। फिर भी उसके बाद भी उन्हें फंसाने के लिए उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट उनके खिलाफ जांच करवाई। सुनील त्रिवेदी जब रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद उनको चार्जशीट दी गई। वो कोर्ट से स्टे लेके आए और कोर्ट ने कुछ सोच समझ के स्टे दिया होगा कि जो व्यक्ति रिटायर हो चुका उसे चार्जशीट रिटायरमेंट के बाद दे रहे हैं। लेकिन इस बैंक का, मैंने कहा ना, छोटा कश्मीर, ये अपने खुद नियम बनाते हैं, खुद अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद होता है कि कोई भी कर्मचारी रिटायर हो रहा है जो लाखों रुपए लेके रिटायर होगा तो कम से कम उसकी कुछ राशि हमारे जेब में आनी कंपलसरी है। तो यहाँ सालों से नियम चला आ रहा है। अगर आप कोई इस बैंक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि इससे पूर्व जितने भी कर्मचारी, जितने भी अधिकारी रिटायर हुए हैं, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो अगर इसकी पूरी जांच की जाए तो हर एक के ऊपर कोई ना कोई चार्जशीट पेंडिंग थी, लेकिन अधिकारी रिश्वत लेकर वो चार्जशीट ड्रॉप करते हैं और उसके बाद उसे पेमेंट करते हैं। लेटेस्ट आपको बताऊं कि सम्मान मैटर में जब त्रिवेदी जी हैं, वो भी उनको भी चार्जशीट मिली हुई है, दिनेश जैन को भी चार्जशीट दे दी और वो भी आफ्टर रिटायरमेंट दे दी। लेकिन श्रीमान मुख्य प्रबंधक जिनका रिटायरमेंट 30 जून को है, उन्हें चार्जशीट इन सर्विस अभी सेवारत रहते हुए चार्जशीट मिली। चार्जशीट है वो कब मिलती है, जब आप सरकारी सेवा में रहते हुए आप अपना कोई कर्तव्य बहुत ही ईमानदारी से पूरा नहीं करते हैं या लापरवाही करते हैं या उसमें कुछ गलतियां करते हैं, तब आपको चार्जशीट दी जाती है। यानी ये नेग्लिजेंस है, आपकी लापरवाही है, आपने गलती करी है, उसके लिए आपको चार्जशीट आरोप पत्र मिल रहा है। आरोप पत्र में आपको सारे पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं कि आपने क्या क्या इसमें गलतियां करी हैं, और अगर कोई इसका गवाह है, कुछ भी है, तो उसके बारे में भी वर्णन किया जाता है। और उसके बाद में आप ये देखिए, आरोप पत्र देने के बाद में किसकी अगर जो व्यक्ति है उसे बाकायदा अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है कि हमने आप पे ये आरोप लगाए, आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो मैं यहाँ पे आपको इसलिए इसको बता रही हूँ कि छोटा कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट जब सुनील त्रिवेदी को और उनको दिनेश जैन को चार्जशीट दी गई तो उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया कि वे अपना पक्ष रख सकें या वो जांच के अंदर वे डॉक्यूमेंट्स मांग सके जिनके आधार पर उन पर ये एलिगेशन लगाए हैं, उन्हें आरोप दिए हैं, आरोप पत्र दिया है। लेकिन मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे को पूरा मौका दिया गया उनकी चार्जशीट ड्रॉप करने के लिए। बाकायदा उनके आरोप पत्र की जांच करवाई गई। जांच में ये लिखवाया गया कि जो मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे हैं वो कहीं भी दोषी नहीं हैं इस मैटर के अंदर, और इनके ऊपर ये कोई भी तरह का एलिगेशन साबित नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर प्रमोद दवे की जांच आप करा रहे हो, उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं,
वे अपना पक्ष रख सकते हैं, तो दिनेश जैन और सुनील त्रिवेदी को ये मौका क्यों नहीं दिया गया कि जो उनको चार्जशीट मिली है उसके संबंध में वे भी अपना पक्ष रख सकें, वे डॉक्यूमेंट्स पा सकें उस बैंक से कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराए जाएं जिसके आधार पर आपने हमें ये चार्जशीट दी है। लेकिन मैंने कहा है कि जैसा ये बैंक अपने खुद के नियम हैं, इन्हें लगता है कि जैसे भी जो भी अधिकारी कि भाई ये इस व्यक्ति को फ्री करना है, इस व्यक्ति को फंसा कर रखना है, तो उस तरह से ये अपने कार्रवाई करते हैं कि नहीं, हमें दिनेश जैन और सुनील त्रिवेदी को फंसा कर रखना है, इसलिए उन्हें आरोप पत्र दे दिया है। उनको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का। और अगर वो पक्ष रखना भी चाहते हैं, जैसे पक्ष रखने के बाबत उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे, लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे। लेकिन प्रमोद दवे हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन्हें पूरा मौका देंगे और इन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे कि जिसके आधार पर अपना आपको साबित कर सकें कि ये सरकारी प्रतिभूति निवेश मामले में दोषी नहीं हैं। तो आप पूरा मेरे सारे वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बैंक में जो भी काम होता है, ये एक छोटा कश्मीर है जहां इनके पूरे राजस्थान से हटकर अपने कुछ नियम अलग ही हैं जो ये अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। और वहाँ पर आप चाहे रजिस्ट्रार के पास जाइए, एडिशनल रजिस्ट्रार के पास जाइए, वो कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, हम इनके खिलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 17 वर्ष में श्रीमान धर्मेंद्र कुमावत उन्हें 11th पास को कैशियर के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। और इसकी जांच के लिए बाकायदा 30 जनवरी को हमने एडिशनल रजिस्ट्रार को एविडेंस से सहित बाकायदा सरकार के जो नियम थे 1985 में बैंक के, वो सारे अवेलेबल कराए। लेकिन उसके बाद भी एडिशनल रजिस्ट्रार साहब है वो पूरी जांच के सारे जो दस्तावेज हैं और सारे जो एविडेंस हैं वो लेके बैठे हैं। और उनका ये कहना है कि आप कितना भी मांगिए, हम बार बार उनको लेटर लिख रहे हैं कि आपने जो जांच करी है कि एक 11th पास 17 साल का व्यक्ति नौकरी पा सकता है क्या, अनुकंपा नियुक्ति पा सकता है 17 साल का, क्या उसके लिए 18 साल का वेट करना ज़रूरी नहीं था? क्या 11th पास बैंक में कैशियर बन सकता था? लेकिन 11th पास को कैशियर बनाया और उसे समय के अनुसार बैंक मैनेजर बनाया, जबकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 36 साल की नौकरी होने के बाद भी आज तक उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया है। क्योंकि इस बैंक का एक अलग नियम है, जहाँ तक मैंने सुना है कि बाकायदा इस बैंक में जो सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है, लेकिन ये बैंक अन्य बैंकों से अलग नियम चलाती है। जबकि और सहकारी बैंकें हैं जो जालोर ज़िले की हैं या सिरोही ज़िले की हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सीनियरिटी से प्रमोशन होता है, हम भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं। लेकिन पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बाकायदा लिफाफे पैक होते हैं, लिफाफे खोले जाते हैं और जिसकी जितनी बड़ी राशि होगी उसका ही लिफाफा प्रमोशन के लिए खोला जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो शेयर करिए। और कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो मैं चाहूँगी कि इस बैंक के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का चेहरा बेनकाब होना, इनकी सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है। और जो भी रिटायर्ड पर्सन है मैं उन्हें कहूँगी कि आप 7-7 साल से रिटायर हो चुके हैं, बाकायदा अपने पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बैंक के जो अधिकारी हैं आपको बिना रिश्वत के कोई पैसा नहीं देंगे, और जो रिश्वत दे के पैसा लेके बैठ चुके हैं और वो आराम से उस पैसे का फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्याज उठा रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। तो सच्चाई सामने लाने के लिए अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, हौसला बुलंद करिए। अगर आप डरते रहेंगे, डरपोक बने रहेंगे, तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और इनका लगातार जो भ्रष्टाचार का जो कार्यक्रम है वो सालों तक चलता रहेगा। और मैं हर बार जैसा कहती हूँ कि मैं अपने भाई की लड़ाई जो लड़ रही हूँ वो मैं 100% जीतूँगी। और इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगी कि मैं इन सभी को बार बार चैलेंज करती हूँ कि मैं एक महिला होने के बावजूद मैं आपको जितने पुरुष हैं यहाँ पर अधिकारी, उनको चैलेंज करती हूँ कि आप मेरे वीडियो देख के जो भी मैं बात कह रही हूँ उसके लिए आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और अन्य रिटायर्ड कर्मचारी को भी कहूँगी कि आप बोल्डली पूरा जिगरा रखकर सामने आइए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना जिगर के कोई बंदूक से गोली भी नहीं चला सकता। बंदूक रखना एक अलग बात है, लेकिन उस बंदूक को चलाने के लिए जिगर की आवश्यकता होती है। तो शेयर माय वीडियो और आप अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरा साथ दीजिए, क्योंकि चोरों की पोल खोलना बहुत ज़रूरी है।